आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। एक चैप्टर हमारा सेल वाला कंप्लीट हो गया है, जिसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, 3 पार्ट हो गए हैं, और एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ है, वो कंप्लीट हो गया था एक ही क्लास में। अब हमारा अगला सिस्टम चलेगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे हम। तो अगला है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? भोजन का पाचन कैसे होता है, पाचन क्रिया कैसे चलती है। तो भोजन सबसे पहले किस में जाएगा? मुख में जाएगा। भोजन सबसे पहले किस में जाएगा? मुख में जाएगा। तो इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम डायग्राम के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं। ये क्या है? मुख गुहा। क्या होती है ये? मुख गुहा। मुख गुहा को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले भोजन किसमें जाता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में जाने के बाद में क्या करते हैं? भोजन पहले मुख में लेते हैं ना। मुख गुहा में जाने के बाद में भोजन किसमें जाता है? ग्रसनी में। भोजन किसमें जाएगा हमारी? ये क्या है हमारी? ग्रसनी। भोजन किसमें जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी के बाद में भोजन किसमें जाता है? हमारी ग्रशिका या ग्रासनाल, जिसको क्या कहते हैं? ईसोफेगस। किसमें जाएगा? ग्रशिका या ग्रासनाल। भोजन किसमें जाएगा? ग्रसनी के बाद में ग्रशिका या ग्रासनाल में जाएगा, जिसे क्या कहते हैं हम? ईसोफेगस कहते हैं इसे। भोजन किसमें जा रहा है? ग्रशिका या ग्रासनाल में जाएगा, जिसे क्या कहें? ग्रासनाल को क्या कहते हैं हम? ईसोफेगस कहते हैं। ग्रशिका में जाने के बाद में भोजन किसमें जाता है? हमारे आमाशय में जाता है। भोजन किसमें जाएगा? हमारे आमाशय में जाता है। भोजन किसमें जा रहा है? आमाशय में जाता है। अब आमाशय से क्या निकलती है? छोटी आंत। आमाशय से क्या निकलती है? छोटी आंत। ये क्या है? आमाशय से क्या जुड़ी हुई होती है? हमारी छोटी आंत जुड़ी हुई होती है। और छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में क्या होता है? एक तरफ क्या होता है? यकृत, और एक तरफ क्या होता है? अग्नाशय। और अग्नाशय की जो आकृति होती है वो क्या होती है? पत्ती के समान। अग्नाशय, पैनक्रियाज। एक तरफ क्या होता है? अग्नाशय। एक तरफ क्या हो गया? अग्नाशय हो गया, पैनक्रियाज। और दूसरी तरफ क्या होता है इसमें? यकृत। दूसरी तरफ क्या होता है? यकृत पाया जाता है। अब इसके छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। शुरुआती भाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम
शुरुआती भाग क्या कहलाएगा? ड्यूडेनम। उसके बाद वाला भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। और सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है जो कि बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, तो सबसे लास्ट वाला भाग क्या कहलाएगा? इलियम। सबसे लास्ट वाला भाग क्या कहलाएगा? इसमें इलियम कहलाता है। अब इस इलियम वाले भाग से क्या जुड़ी हुई होती है? हमारी बड़ी आंत जुड़ी हुई होती है। इलियम वाले भाग से क्या जुड़ी हुई होती है? हमारी बड़ी आंत जुड़ी हुई होती है। और इस जो छोटी आंत और जो बड़ी आंत है उसी वाले भाग में क्या पाई जाती है? एक नलीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? अपेंडिक्स। इसे क्या कहेंगे हम? अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये छोटी आंत के 3 भाग हो गए थे। अब है बड़ी आंत। बड़ी आंत के कितने भाग है? जो छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ी हुई है वो भाग क्या कहलाएगा? इसमें सीकम कहलाता है। बड़ी आंत का ये वाला भाग क्या कहलाएगा? सीकम। सीकम के बाद वाला ये वाला भाग क्या कहला रहा है? हमारा सीकम कहला रहा है। उसके बाद में बड़ी आंत का ये भाग क्या कहलाएगा? कोलन। बड़ी आंत का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सीकम के बाद वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसमें कोलन कहलाता है। कोलन के बाद में क्या होते हैं? यहाँ पे लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? रेक्टम। अंतिम जो भाग होता है बड़ी आंत का वो क्या कहलाता है? रेक्टम। बड़ी आंत का जो अंतिम वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम के जो बाद में भाग आता है वो क्या कहलाता है? एनल कैनाल या गुदा नाल। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इसमें एनल कैनाल या फिर इसे क्या कहेंगे? गुदा नाल। क्या कहेंगे? इसे गुदा नाल कहलाएंगे। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है, जो लास्ट भाग होता है बड़ी आंत का, वो क्या कहलाता है? एनस या गुदा द्वार। क्या कहलाता है? एनस या गुदा द्वार कहलाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख में। कहाँ जाता है भोजन सबसे पहले? मुख में। तो शुरुआती भाग क्या कहलाएगा? मुख गुहा या बक्कल कैविटी कहलाता है। दूसरा वाला मुख गुहा के जस्ट वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाएगा? ग्रशनी कहलाता है या फ्रैंकिस कहते हैं इसे। ग्रशनी या फ्रैंकिस कहलाता है। ग्रशनी के जस्ट नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रशिका या ग्रासनाल या क्या कहते हैं इसे? ईसोफेगस कहते हैं। अब भोजन जैसे ही ग्रशिका में आता है उसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। उसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन का पचन होता है। उसके बाद में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अग्नाशय और यकृत से अनेक रस आकर मिलते हैं। तो एक तरफ क्या होता है? अग्नाशय और एक तरफ क्या होता है? इसमें यकृत होता है। और आमाशय से क्या जुड़ी हुई होती है? छोटी आंत। आमाशय से क्या जुड़ी हुई होती है? छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है? लंबाई में अधिक होती है और बड़ी आंत क्या होती है? लंबाई में कम होती है। तो आमाशय से कौन क्या जुड़ी हुई होती है? छोटी आंत जुड़ी हुई होती है। और छोटी आंत के कितने? 3 भाग होते हैं। शुरुआती भाग क्या कहलाएगा? ड्यूडेनम कहलाता है। और दूसरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इसका जेजुनम कहलाता है। और जो तीसरा पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? इलियम कहलाता है। उसके बाद में क्या आती है? बड़ी आंत। उसके बाद में क्या आती है? बड़ी आंत। अब छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिलती है वहां पर क्या पाई जाती है? एक नलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। और भी अनेक सारे अवशेषी अंग है, जैसे हमारे कर्ण पल्लव। और उसके अपेंडिक्स के अलावा क्या पाए जाते हैं? कर्ण पल्लव, पैर की छोटी अंगुली,
ये सब क्या होते हैं, अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, बड़ी आंत। छोटी आंत से क्या जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत जुड़ी हुई होती है, जिसका व्यास क्या होता है, छोटी आंत से अधिक होता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। तो इसका जो शुरुआती भाग होता है वो क्या कहलाता है, इसका जो शुरुआती भाग होता है वो क्या कहलाता है, सीकम। क्या कहला रहा है ये, सीकम कहलाता है। दूसरा वाला भाग क्या कहलाता है, कोलन। क्या कहलाएगा, कोलन। और लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है इसका, रेक्टम कहलाता है। रेक्टम के नीचे क्या आते हैं, गुदा नाल, एनल कैनाल। क्या आती है, एनल कैनाल, गुदा नाल आती है। और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, एनस या गुदा द्वार कहलाता है। इस प्रकार हमारा भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। इस प्रकार क्या होता है, हमारे भोजन का डाइजेशन होता है। तो भोजन सबसे पहले किसमें, मुख में जाएगा। और क्या करेंगे, दांतों के द्वारा चबाएंगे उसे। तो सबसे पहले हम दांत की संरचना ही देख लेते हैं। मुख में किसकी, दांत की संरचना देखते हैं। तो दांत, दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई, ओडेंटोलॉजी। तो भोजन किसमें जाएगा, मुख में। दांतों के द्वारा क्या किया जाता है, उसको चबाया जाता है। तो सबसे पहले हम डाइजेशन कहाँ से, दांत से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, ओडेंटोलॉजी कहते हैं। अब जो मानव शरीर है उसमें 3 प्रकार की दंत व्यवस्था पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की दंत व्यवस्था पाई जाती है। 3 प्रकार की दंत व्यवस्था मानव में कितनी, मानव में 3 प्रकार की दंत व्यवस्था पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है। पहली ग्रत दंती, पहले कौन सी है, ग्रत दंती, थीकोडेंट। ग्रत दंती किसे कहेंगे, जो दांत मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, जो दांत मसूड़ों में धसे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ग्रत दंती। ग्रत दंती कौन से होते हैं, ग्रत दंती, मसूड़ों में धसे हुए दांत, मसूड़ों में धसे हुए दांत। ग्रत दंती कौन से होंगे, मसूड़ों में धसे हुए जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रत दंती होते हैं। उसके बाद में दूसरे क्या है, द्विबार दंती, 2 बार आने वाले दांत। द्विबार दंती, 2 बार आने वाले दांत, बार आने वाले दांत। बच्चों में क्या होता है, दांत टूट जाते हैं, उसके बाद में क्या, जो दोबारा दांत आते हैं तो क्या हो गए, 2 बार हुए ना। तो द्विबार दंती क्या होते हैं, 2 बार आने वाले दांत। अब है विषम दंती, तीसरा कौन सा है, विषम दंती। विषम दंती में क्या होता है, असमान आकृति के, कैसे, असमान आकृति के जो दांत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम दंती। असमान आकृति के दांत। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। मानव में 3 प्रकार की दंत व्यवस्था पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की दंत व्यवस्था पाई जाती है। कौन कौन सी,
कृतदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। कृतदंती क्या किसे कहेंगे? ट्रिकोडेंट। मसूड़ों में धसे हुए दांत, मसूड़ों में धसे हुए दांत। द्विबारदंती दो बार आने वाले दांत और विषमदंती असमान आकृति के दांत। अब देखते हैं हम दांत की संरचना कैसी होती है। दांतों का अध्ययन क्या कहला रहा है? ओडोंटोलॉजी। मानव में कितने प्रकार की दंत व्यवस्था है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब बात आती है दांत की संरचना। दांत की संरचना। ये तो क्या होता है? सबसे बाहर वाला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। सबसे बाहर वाला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। उसके बाद में क्या आता है? एक सबसे बाहर वाला भाग इनेमल। दूसरी परत होती है उसे क्या कहते हैं हम? डेंटाइन। डेंटाइन। और यहाँ क्या होती है? पल्प कैविटी होती है। पल्प गुहा होती है जिसमें क्या पाई जाती है? रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। अब ये है इनेमल, सबसे बाहरी आवरण है। क्या है यह? सबसे बाहरी आवरण है। सबसे बाहरी आवरण। तो दांत का सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है? इनेमल होता है। और ये क्या होता है? सबसे कठोर भाग है। ये क्या है? सबसे कठोर भाग। सबसे कठोर भाग है। क्या ये? सबसे कठोर भाग है। और किससे? एमाइलोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमाइलोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से। एमाइलोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से बना होता है। तो दांत का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? इनेमल होता है। और क्या होता है? यह कठोर होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमाइलोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब बात आती है डेंटाइन की। डेंटाइन क्या है? दांतों का सबसे बड़ा भाग है। डेंटाइन क्या है? दांतों का सबसे बड़ा भाग है। दांतों का सबसे बड़ा भाग है। क्या है ये? दांतों का सबसे बड़ा भाग है। और किससे मिलकर बना होता है? ओटोब्लास्ट कोशिकाओं से। किससे? ओटोब्लास्ट कोशिकाओं से। ओटोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। इनेमल, डेंटाइन। उसके बाद में क्या आती है? दांत में अंदर की तरफ क्या आती है? पल्प कैविटी। क्या आती है? ये वाला भाग क्या कहलाता है? पल्प कैविटी। अब इस पल्प कैविटी में क्या पाई जाती है? रक्त वाहिकाएं। क्या पाई जाती है इसमें? रक्त वाहिकाएं। दांत की स्ट्रक्चर समझ में आई? सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? इनेमल कहलाता है, जो कि क्या होता है? सबसे कठोर भाग है। क्या है? सबसे कठोर भाग है। और किससे? एमाइलोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद में दूसरा भाग कौन सा आएगा? डेंटाइन। ये क्या होता है? दांतों का सबसे बड़ा भाग होता है। और किससे? ओटोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब दांत में अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इसमें पल्प कैविटी, पल्प गुहा। इसमें क्या पाई जाती है? रक्त वाहिकाएं। क्या पाई जाती है इसमें? रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है।
है मानव में कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की दंत व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, गर्तदंती, द्विबार दंती और असमान आकृति वाले। कैसे, मतलब विषम दंती, असमान आकृति वाले। उसके बाद में क्या थी, दांत की संरचना थी। अब बात आती है दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों के प्रकार। तो दांत कितने प्रकार के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य करने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब आती है दांतों के प्रकार। तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृतनक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। कौन कौन से होते हैं, कृतनक। कृतनक को क्या कहते हैं, इंसीजर, इंसीजर। दूसरे कौन से होते हैं, रदनक, जिन्हें क्या कहते हैं हम, कैनाइन। क्या कहते हैं जिन्हें हम, कैनाइन। तीसरे कौन से होते हैं, अग्र चवर्णक, मतलब चबाने वाले। तीसरे कौन से होते हैं, अग्र चवर्णक। प्रीमोलर, कौन से होते हैं, प्रीमोलर। और चौथा भाग कौन सा है, चवर्णक, मोलर। तो कार्य के आधार पर दांतों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इंसीजर, इंसीजर का कार्य क्या होता है, काटना। नाम से पता चल रहा है इंसीजर। सीजर मींस क्या होती है, कैंची होती है। तो इंसीजर, इंसीजर क्या काम आते हैं, काटने के। इनका कार्य क्या होता है, काटना। और कैनाइन, कैनाइन का कार्य क्या होता है, चीर फाड़ करना। कैनाइन का कार्य क्या होता है, भोजन का क्या करते हैं ये, चीर फाड़ना। तो इंसीजर क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं, ये क्या करते हैं, चीर फाड़ करते हैं। और अग्र चवर्णक, प्रीमोलर और जो चवर्णक होते हैं वो क्या करते हैं, इनको चबाने का कार्य करते हैं। ये दोनों क्या कार्य करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ये चबाते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, चबाना होता है। इनका कार्य क्या होता है, चबाना होता है। तो कितने दांतों के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं, चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं। प्रीमोलर क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में आता है अब दंत सूत्र। उसके बाद में क्या आता है, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र होता है जो वयस्क में अलग होता है और बच्चों में अलग होता है। दंत सूत्र। तो पहले हम वयस्क के दांत की संरचना देख लेते हैं। ये कौन से हो गए हमारे, इंसीजर। ये 2 दांत कौन से हो गए, इंसीजर। ये कौन से हो गए, इंसीजर हो गए। उसके बाद में क्या आता है, कैनाइन। उसके बाद में क्या आता है, कैनाइन। कौन सा आएगा, कैनाइन आता है। उसके बाद में क्या आते हैं, मोलर।
ये कौन से हैं? मोलर। उसके बाद में क्या आएंगे? प्री मोलर। उसके बाद में कौन से हैं? प्री मोलर। तो मुख में क्या हो गया? एक पार्ट वाले भाग की, ऐसे हमारा मुख है तो एक पार्ट में नीचे वाला भाग हो गया। कौन सा हो गया? ये नीचे वाला भाग हो गया। दो इधर आएंगे इंसीजर, एक कैनाइन इधर आएगा, दो मोलर इधर आएंगे, तीन प्री मोलर इधर आएंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया? नीचे वाले हिस्से की बात होगी। क्या हो गई? नीचे वाले हिस्से की बात होगी। उसके बाद में क्या होंगे? इतने ही दांत कितने होंगे? ऊपर के साइड में होंगे। ये तो समझ रहे हो ना आप? तो कितने? इंसीजर दो हो गए, कैनाइन एक हो गया, सॉरी प्री मोलर। कौन सा? प्री मोलर। और ये क्या थे? मोलर। तो प्री मोलर कितने हो गए? दो। और मोलर कितने हो गए? तीन। तो ये क्या हो गया? एक पार्ट इधर आएगा। ये तो क्या हो गया? एक नीचे का हिस्सा होगा। और क्या होगा? इसी के समान क्या होगा? ऊपर वाला हिस्सा होगा। तो ये तो किसमें होती है? वयस्क में। ये दंत संरचना तो किसमें पाई जाती है? वयस्क में। अब बात आती है बच्चों की। बच्चों में क्या होते हैं? कैनाइन। दो क्या होते हैं इसमें? कैनाइन। ओ सॉरी इंसीजर। कितने हो गए? दो। इंसीजर हो गया, एक कैनाइन होगा। क्या होगा? एक कैनाइन होगा। और बच्चों में क्या होता है? प्रीमोलर जो दांत होते हैं बच्चों में, प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। बच्चों में क्या होंगे? ये जो प्रीमोलर दांत है वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद में मोलर। मोलर अंतिम मोलर दांत भी क्या होता है? इनमें अनुपस्थित होता है। बच्चों में अंतिम मोलर दांत भी क्या होगा? अनुपस्थित होगा। इसी प्रकार इधर भी यही संरचना पाई जाएगी। यही संरचना क्या होती है? दूसरी तरफ होती है। आप समझ में आ गया होगा ना कैसे है? ये एक पार्ट हो गया नीचे वाला। सेम ऐसा ही क्या होगा? ऐसा ही क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो इस प्रकार हम, ये तो क्या होता है बच्चों में, और ये क्या होता है वयस्क में। बच्चों में क्या होता है? जो प्री मोलर दांत होते हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और अंतिम मोलर दांत भी क्या होता है इसमें? अनुपस्थित होता है। अब हम वयस्क की बात करें तो वयस्क में दंत सूत्र कैसे बनेगा? ICPN। क्या होगा? ICPN। तो कितने हो गए? दो। इंसीजर कितने हो गए? दो। कैनाइन एक, प्रीमोलर वही दो, और मोलर तीन। यही संरचना क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। तो 21 23 बटे 21 23 और कितनी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दो से। क्यों? क्योंकि यही संरचना क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी, मतलब दोनों तरफ होगी ना। तो 21 23 बटे 21 23 और मल्टीप्लाई किससे करें? इसके दो के। दो से तो क्या हो गया? 16 बटे 16। क्या हो गया? 16 बटे 16। तो टोटल कितने दांत हो गए? 32। टोटल कितने दांत हो गए? 32। अब बच्चों में क्या होता है? बच्चों का दंत सूत्र देख लो, ICP और M। इंसीजर कितने? दो। कैनाइन एक। और प्रीमोलर जीरो। और मोलर कितने होते हैं? दो। यही संरचना दूसरी तरफ होगी। तो 21 0 2 बटा 21 0 2 इंटू 2 और बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे? 10 बटे 10। 10 बटे 10। तो बच्चों में टोटल कितने होते हैं? 20 दांत। बच्चों में टोटल कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। तो दंत सूत्र समझ में आया? वयस्क और बच्चों में किस प्रकार होता है?
21 23 बटे 21 23। और बच्चों में कैसे क्या होता है, 21 0 2 बटे 21 0 2 होता है। तो टोटल ऐसे में कितने हो गए, 32 दांत हो गए, और बच्चों में कितने हो गए, 20 दांत हो गए। अब क्या होता है, बच्चों में क्या नहीं होते हैं, प्रीमोलर। बच्चों में क्या, प्रीमोलर और अंतिम जो मोलर दांत होता है वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में प्रीमोलर एवं अंतिम मोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। अंतिम मोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। प्रीमोलर और अंतिम मोलर दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये जो 12 दांत है, 12 हो गए ना, प्रीमोलर कितने हो गए, 2 और 2 4, और 4 नीचे हो तो 4 कितने होंगे, ऊपर होंगे, तो कितने हो गए, 8 हो गए ना। ये प्रीमोलर कितने हो गए, 8 प्रीमोलर, और 4 जो मोलर दांत होते हैं वो क्या होते हैं, बाद में आते हैं। तो क्या उपरोक्त जो 12 दांत है, उपरोक्त जो 12 दांत है, 12 दांत किस प्रकार, 8 तो क्या प्रीमोलर और 4 क्या मोलर। 8 तो क्या है ये प्रीमोलर और 4 क्या है ये मोलर दांत है, बाद में आते हैं, बाद में आते हैं। अतः इन्हें क्या कहेंगे हम, स्थायी दांत। क्या कहेंगे हम, स्थायी दांत या फिर एक बार दंती। स्थायी दांत या फिर क्या कहेंगे, एक बार दंती, मतलब एक ही बार आते हैं ये दांत। और जो 20 दांत होते हैं वो क्या आते हैं, द्विबार दंती होते हैं। इन्हें स्थायी दांत या एक बार दंती दांत कहते हैं। और जो ये 20 दांत हैं इन्हें क्या कहेंगे हम, अस्थायी। इन्हें क्या कहेंगे हम, अस्थायी या द्विबार दंती दांत या फिर दूध के दांत। इन्हें क्या कहेंगे हम, बच्चों में जो 20 दांत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ये क्या होते हैं, अस्थायी। इन्हें क्या कहेंगे हम, अस्थायी दांत, या फिर क्या कहेंगे इन्हें, दूध के दांत। दूध के अस्थायी दांत या दूध के दांत, या फिर क्या कहेंगे, द्विबार दंती, द्विबार दंती दांत। तो बच्चों में जो 20 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, दूध के दांत होते हैं, या फिर द्विबार दंती होते हैं। अब बच्चों में जो ये मोलर वाला दांत होता है, बच्चों में क्या होता है, जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, अंतिम मोलर दांत आता है। जब बच्चे वयस्क हो जाएंगे तो क्या होगा, उनमें अंतिम मोलर दांत आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्कल दाढ़ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अक्कल दाढ़ कहते हैं, जो कि क्या है, एक अवशेषी अंग है। अक्कल दाढ़ क्या है, अवशेषी अंग है। तो वयस्क होने पर क्या, वयस्क होने पर आने वाला, व्यस्त होने पर आने वाला अंतिम, व्यस्त होने पर आने वाला अंतिम जो मोलर दांत होता है, अंतिम जो मोलर दांत होता है उसे क्या कहते हैं, अक्कल दाढ़। उसे हम क्या कहते हैं, अक्कल दाढ़ कहते हैं। व्यस्त होने पर आने वाला अंतिम मोलर दांत क्या कहलाता है, अक्कल दाढ़ कहते हैं। और अक्कल दाढ़ क्या है, एक अवशेषी अंग है। और कौन से बताए थे मैंने अवशेषी अंग, अवशेषी अंग और कौन सा बताया था,
अपेंडिक्स। कौन सा? अपेंडिक्स। और कर्ण पल्लव की पेशियां, निमेषक पटल, स्तन ग्रंथियों के अवशेष, पैर की छोटी अंगुली, ये सभी क्या है? अवशेषी अंग होते हैं। अब उसके बाद में आते हैं, ये दांत की संरचना हमारी कंप्लीट हो गई है। दांत संरचना क्या होगी? कंप्लीट। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मानव में कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की दंत व्यवस्था पाई जाती है। और दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? कार्य के आधार पर 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अब कुछ बेसिक सी चीजें हैं। हाथी के जो बाहर के और जो दांत निकले हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम गजदंत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम गजदंत कहते हैं। और ये गजदंत होते क्या है? जो हमारा ऊपरी जबड़ा है उसके क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। ऊपरी जबड़े के क्या होते हैं? ऊपरी जबड़े के इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? गजदंत। जो हाथी में बाहर की तरफ जो दांत निकले हुए होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? गजदंत। और ये गजदंत होते क्या है? ऊपरी जबड़े के इंसीजर होते हैं। अब चूहा और गिलहरी होते हैं, ये क्या है? कुतरते हैं। तो इनके जो कुतरने वाले दांत होते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं? वो भी क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। चूहे और जो गिलहरी होती है, चूहे और गिलहरी में कुतरने वाले जो दांत होते हैं वो भी क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। कृंतक, वो भी क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। और जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन से दांत विकसित होंगे? कैनाइन, जो चीरफाड़ करने के कार्य करते हैं। तो मांसाहारी जंतुओं में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? कैनाइन। मांसाहारी जंतुओं में कैनाइन दांत अधिक विकसित होते हैं। कौन से दांत? कैनाइन दांत अधिक विकसित होते हैं, जो क्या करते हैं? चीरफाड़ करने का कार्य करते हैं। तो मांसाहारी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? चीरफाड़ करते हैं। तो उनमें कौन से दांत ज्यादा विकसित होंगे? कैनाइन दांत अधिक विकसित होते हैं। तो इस प्रकार हमारे दांत की संरचना कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले भोजन किसमें जाता है? मुख में। और मुख में जाने के बाद में क्या किया जाता है? उसको दांतों के द्वारा चबाया जाता है। तो हमने दांत की संरचना पढ़ ली है। उसके बाद में क्या आएगी? जीभ। मुख में क्या होती है? जीभ होती है। तो बात आती है जीभ। मुख में क्या होगी? जीभ होगी। और जो जीभ का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? ग्लोसोलॉजी। जीभ का अध्ययन, जीभ का अध्ययन क्या कहलाता है? ग्लोसोलॉजी। ये ध्यान रखना है, जीभ का अध्ययन क्या कहलाएगा? ग्लोसोलॉजी कहलाता है। अब जीभ जुड़ी कैसे रहती है? मतलब मुख में इसकी संरचना कैसे होती है? तो जीभ होती है जो मुख में किससे? फ्रेनुलम मांसपेशी से। कौन सी? फ्रेनुलम नामक मांसपेशी और हायोइड नामक हड्डी से जुड़ी हुई होती है। जीभ मुख में फ्रेनुलम नामक मांसपेशी, कौन सी? फ्रेनुलम, फ्रेनुलम नामक मांसपेशी एवं कौन सी? हायोइड नामक हड्डी से। कौन सी? हायोइड नामक हड्डी से जुड़ी होती है। जुड़ी होती है। तो जीभ मुख में कौन सी? फ्रेनुलम नामक मांसपेशी से। किससे? फ्रेनुलम नामक मांसपेशी से एवं हायोइड नामक हड्डी से जुड़ी रहती है।
अब जीभ पर क्या पाई जाती है? दानेदार संरचनाएं पाई जाती है। जीभ पर क्या पाई जाती है? दानेदार संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम? पेपिला कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम? पेपिला कहते हैं। और पेपिलाओं पर ही क्या पाई जाती है? जीभ पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर दानेदार, जीभ पर क्या पाई जाती है? दानेदार संरचनाएं, दानेदार संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पेपिला कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पेपिला कहते हैं। जीभ पर जो दानेदार संरचनाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? पेपिला कहते हैं। उन्हें पेपिला कहते हैं। और इन पेपिलाओं को क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। इन पेपिलाओं पर क्या पाई जाएंगी? स्वाद कलिका। पेपिलाओं पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। क्या पाई जाती हैं? पेपिलाओं पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। पेपिलाओं पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें कितनी जीभ पर क्या पाई जाती है? औसतन 10,000 पेपिलाएं। कितनी? 10,000 स्वाद कलिकाएं। तो स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति की जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं, 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ का अध्ययन क्या कहला रहा है? ग्लोसोलॉजी कहलाता है। जीभ की स्थिति कैसी होती है? जीभ मुख में फ्रेनुलम नामक मांसपेशी और हायोइड नामक हड्डी से जुड़ी हुई होती है। कौन सी? फ्रेनुलम नामक मांसपेशी और हायोइड नामक हड्डी से जुड़ी हुई होती है। जीभ पर क्या पाई जाती है? दानेदार संरचना। जीभ पर क्या पाई जाती है? दानेदार संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? पेपिला कहते हैं। और पेपिलाओं पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिका। पेपिलाओं पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उस पर क्या लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अस्वस्थ व्यक्ति में तो क्या होता है? इन स्वाद कलिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तभी हम बीमार होते हैं, तब मुख का स्वाद खत्म हो जाता है। बीमार होने पर क्या होता है? मुख का स्वाद खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम जीभ की संरचना और कौन से भाग से कौन सा स्वाद आता है। जीभ की संरचना देखते हैं हम। तो अब जीभ का हम स्वाद क्षेत्र देख लेते हैं। जीभ के स्वाद क्षेत्र, ये हमारी क्या होती है? जीभ होती है। तो जीभ में जैसे ही ये कौन सा है? अग्रभाग है। ये कौन से भाग है? अग्र पार्श्व भाग। और ये कौन सा है? पश्च पार्श्व भाग। और ये क्या होता है? जीभ का अंतिम भाग होता है। ये क्या होता है? जीभ का अंतिम भाग होता है, अग्र भाग। तो अग्र भाग से हमें किसका स्वाद पता चलता है? अग्र भाग से किसका स्वाद पता चलेगा? तो अग्र भाग से हमें मीठे का स्वाद पता चलेगा। मीठा चखना हो तो क्या होते हैं? हम जीभ के अग्र वाले हिस्से पे लगाते हैं। तो अग्र भाग से किसका? मीठे का स्वाद पता चलता है।
तो कौन से स्वाद का एहसास करवाता है अग्रभाग? मीठे भाग, मीठे का, किसका? मीठे का। अब जो अग्र पार्श्व भाग होते हैं, आगे वाले जो पार्श्व भाग होते हैं, अग्र पार्श्व भाग, अग्र पार्श्व भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है? नमकीन। कौन से स्वाद का पता चलेगा? नमकीन का। उसके बाद में ये वाला भाग कौन सा था? पश्चिम पार्श्व। ये भाग कौन सा है? पश्चिम पार्श्व। अब पश्चिम पार्श्व भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है? खट्टे का। कौन से का? खट्टे का पता चलता है। और ये क्या है? सबसे अंतिम भाग या पश्चिम भाग है। ये क्या है? पश्चिम भाग है। और पश्चिम भाग से किसका पता चलता है? कौन से स्वाद का? कड़वे का। कौन से भाग का? कड़वे भाग का। कुछ भी हम कड़वी चीज खा लेते हैं तो खाने के बाद में क्या हो जाता है? जब उसको हम कंप्लीटली खा लेते हैं उसके बाद में तो क्या चलता है? कड़वा होने का एहसास होता है हमें। और जो जीभ का जो मध्य भाग होता है, ये जो भाग होता है जीभ का, उससे किसका, कौन से स्वाद का पता चलेगा? प्याज और लहसुन। ओनली किसका पता चलता है इससे? प्याज और लहसुन के स्वाद का। तो ये क्या है? मध्य भाग। और इस मध्य भाग से किसका पता चलेगा? प्याज एवं लहसुन। तो प्याज और लहसुन का स्वाद कौन से भाग से, जीभ के कौन से भाग से पता लगाया जा सकता है? तो प्याज और लहसुन का स्वाद किससे आएगा? जीभ के मध्य भाग से आता है। अब बात आती है मिर्च। तो हमारी जीभ पर मिर्च के स्वाद के लिए कोई स्वाद कलिका नहीं होती है। मिर्च के स्वाद के लिए जीभ पर मिर्च के स्वाद के लिए कोई स्वाद कलिका नहीं होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि जीभ के अग्र वाले भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है? तो अग्र भाग से किसका पता चल रहा है? मीठे का। किसका पता चल रहा है? मीठे का पता चल रहा है। अग्र पार्श्व, आगे का जो पार्श्व भाग होता है उससे किसका पता चल रहा है? नमकीन भाग का, नमकीन का। और जो पश्चिम पार्श्व भाग है उससे कौन से स्वाद का पता चल रहा है? खट्टे होने का। उसके बाद में जो पश्चिम भाग है, जो अंतिम भाग है जीभ का, उससे किसका पता चलेगा? कड़वे का। और मध्य भाग से किसका? प्याज एवं लहसुन के स्वाद का पता लगता है। और जो हमारी जीभ होती है उस पर मिर्च के स्वाद के लिए कोई भी स्वाद कलिका नहीं होती है। उसके बाद में आता है, अब जो सर्प होता है अपनी जीभ के द्वारा क्या करता है? शिकार की उपस्थिति का पता लगा लेता है। शिकार की उपस्थिति का क्या कर लेता है? पता लगा लेता है। तो जीभ, सर्प होता है वो, सर्प अपनी जीभ के द्वारा किसका पता लगा लेता है? शिकार की उपस्थिति का। तो सर्प जीभ के द्वारा शिकार की उपस्थिति का पता लगा लेता है। सर्प जीभ के द्वारा क्या कर लेता है? शिकार की उपस्थिति का पता लगा लेता है। अब जीभ पर क्या हो जाते हैं? कभी कभी क्या हो जाते हैं? सूज जाती है ना हमारी जीभ, छाले हो जाते हैं। क्यों होते हैं? किसके कारण होते हैं? तो हमारी जीभ पर जो छाले होते हैं वो किसके कारण होते हैं? विटामिन B2। किसकी कमी हो जाए तो विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की जो कमी हो जाती है उसके कारण क्या हो जाती है? हमारी जीभ पे क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। हमारी जीभ क्या हो जाती है? सूज जाती है। और इस रोग को क्या कहते हैं? ग्लोसिटस रोग कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं?
ग्लोसिटस रोग कहते हैं। तो विटामिन कौन सी? B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 की क्या हो जाती है? कमी। विटामिन B2 की कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण जीभ पर क्या हो जाते हैं? छाले। जीभ पर छाले हो जाते हैं, जिससे जीभ क्या हो जाती है? सूज जाती है, जिससे जीभ सूज जाती है। और इस रोग को क्या कहेंगे? इस रोग को क्या कहते हैं? ग्लोसिटिस रोग कहते हैं। इस रोग को क्या कहेंगे? ग्लोसिटिस रोग कहते हैं। तो जीभ पर छाले किसकी कमी के कारण होते हैं? विटामिन B2। किसकी कमी के कारण होंगे? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होते हैं। और जीभ क्या हो जाती है? हमारी सूज जाती है, उस पर क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोसिटिस रोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? ग्लोसिटिस रोग कहते हैं। अब जीभ में क्या होती है? लार बनती है। जीभ में क्या होती है? लार बनती है, जो कि क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है। और लार क्या करती है? जो बैक्टीरिया होते हैं, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं, जो जीवाणु आते हैं हानिकारक, उनको क्या कर देती है? ये नष्ट कर देती है। तो सबसे पहला पार्ट क्या था इसका? दांत। उसके बाद में क्या था? जीभ। अब बात आती है हमारी ग्रैशनी। उसके बाद में क्या बात आएगी? हमारी ग्रैशनी। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत कंप्लीट हो गया, जीभ कंप्लीट हो गई। उसके बाद में क्या आएगी? जीभ से क्या स्टार्ट होगी? लार। तो उसके कल क्या कौन सा टॉपिक चलेगा? लार चलेगा। लेकिन इससे पहले क्या करो आप? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बटन दबाएं। आप हमारी वीडियो देख लेते हो, लेकिन उनको क्या नहीं करते? सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही उनको शेयर करते हैं। तो प्लीज नई वीडियो देखने के लिए, मतलब जैसे ही हम वीडियो डालें और आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।